जय हिंद दोस्तों। एस केमिस्ट्री चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड सॉल्यूशंस, जिसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं सोल्यूबिलिटी, हेनरी लॉ एंड राउट्स लॉ। लेट्स स्टार्ट। सोल्यूबिलिटी हमने पढ़ा। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? अभी सोल्यूट होता है, एक क्या होता है? सोलवेंट। ठीक है, सोल्यूट डिजोल्व इन सोलवेंट, है ना। सोल्यूट क्या होता है? विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। और सोलवेंट क्या होता है? जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, शुगर सॉल्यूशन है। वाटर में अगर हम शुगर डिजोल्व कर रहे हैं तो वो क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन। तो वहां पे सोल्यूट क्या है? शुगर। और सोलवेंट क्या है भाई? वाटर। ठीक है, तो वो शुगर सॉल्यूशन हो गया। अब देखो, आप एक ग्लास वाटर ले लो, ठीक है, उसके अंदर शुगर ऐड करो, 1 स्पून डालो, डिजोल्व करो, डिजोल्व हो जाएगी। फिर और डालो, डिजोल्व हो जाएगी। फिर और डालो, डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगी और डिजोल्व नहीं होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी शुगर उसके अंदर डिजोल्व हुई, दैट इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a particular temperature. देखो, अब आपने डिजोल्व की शुगर, है ना, वो डिजोल्व होगी, लेकिन जब वो बंद हो जाएगी डिजोल्व होना, उसके बाद आप उसको क्या करो? थोड़ा हीट कर दो, तो वो क्या हो जाएगी? डिजोल्व हो जाएगी। लेकिन जब हम उसको हीट नहीं कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर तो सेम है। उस टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर आपका एक पर्टिकुलर रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। हीट करने पे तो वो डिजोल्व हो जाएगी और सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। लेकिन जब वो डिजोल्व आप हीट नहीं कर रहे हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रख रहे हो, उस टाइम जो है उस सब्सटेंस की कितनी अमाउंट उस स्पेसिफाइड सोलवेंट के अंदर डिजोल्व हुई, उसे सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप हीट कर दोगे तो हीट से तो क्या है, सोल्यूबिलिटी वो बढ़ जाएगी भाई और डिजोल्व हो जाएगा वो, है ना। तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, इसलिए हमने बोला है उसको। जो सोल्यूबिलिटी है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट। कैसा नेचर है सोल्यूट का, उस पर डिपेंड करेगी। सोलवेंट के नेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, प्रेशर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, एक्सेट्रा। तो सोलिबिलिटी इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो कैसे है वो अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि सोलिबिलिटी एक्चुअल में है क्या। मैक्सिमम अमाउंट जो है किसी भी सब्सटेंस की, अगर हम एक स्पेसिफाइड अमाउंट सोलवेंट में, ये नहीं कि सोलवेंट को बढ़ाते जाओगे कि आप वाटर और ऐड कर दो उसके अंदर, नहीं, सोलवेंट की एक पर्टिकुलर अमाउंट होनी चाहिए। उसके अंदर कितना मैक्सिमम हम सोल्यूट को डिसोल्व कर सकते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसकी सोल्यूबिलिटी। ठीक है, नाउ सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। देखो, जैसे हमने शुगर का एग्जांपल लिया था, शुगर सॉल्यूशन बनाया था ना, तो वहां पे शुगर क्या होगी? सॉलिड, और वाटर क्या है? लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन हो गया ना। तो सोल्यूबिलिटी उनमें कैसी सोल्यूबिलिटी होगी वो हम देखते हैं। देखो, एक रूल है, लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, पोलर होते हैं एक तो सब्सटेंसेस, एक होते हैं नॉन पोलर। ठीक है, पोलर वो जिनके पोल्स बनते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे एग्जांपल ले लो, HCl है, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, यहाँ पे स्मॉल चार्ज डेवलप हो जाता है ना, पोल्स बन जाते हैं HCl के। ऐसे ही वाटर है, वाटर में भी बन जाएंगे ना भाई पोल्स। O पे स्लाइटली नेगेटिव और इन पे पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन पे। तो ये क्या है? पोलर हैं, जिनमें पोल्स डेवलप होंगे। तो पोल किस में डेवलप होंगे ये देखना है, तो जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है,
तो नॉन पोलर क्या होंगे, जिनमें पोल डेवलप ना हो, एग्जाम्पल H2 है, Cl2 है, इनमें क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों हाइड्रोजन है ना सेम है, किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आएगा, तो ये नॉन पोलर टाइप के हो गए। ठीक है, बेंजीन है, बेंजीन, ठीक है, I2 आयोडीन है, कुछ भी है जो सेम उससे बनी हुई होती हैं लगभग, तो वो क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे। अब क्या होगा कि जो पोलर सब्सटेंस है वो पोलर में ही डिजोल्व होंगी, और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिजोल्व होंगी। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, डिजोल्व जब होती है कोई भी सब्सटेंस, तो उसमें क्या प्रोसेस होती है वो हम देखते हैं। देखो एक हमने जार ले लिया जिसमें हमने क्या ले लिया, वाटर, वाटर, ठीक है। अब हमने इसमें क्या है, NaCl डिजोल्व करना है। NaCl, NaCl क्या होता है भाई, साल्ट है ना, जो हम यूज करते हैं। यहाँ पे आपको पता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ना, पोलर है ये, पोल्स डेवलप हो गए। ऐसे ही वाटर क्या है, पोलर है, अभी हमने देखा, क्लियर, O नेगेटिव और H पॉजिटिव है ना। अब देखो जब ये वाटर के अंदर जाता है NaCl, तो पहले तो है आपका NaCl आयनिक है ना, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट है, मोलिक्यूल फॉर्म में, ठीक है। अब जब ये उसके अंदर जाएगा वाटर के अंदर, तो ये कैसे डिसोशिएट होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाएगा, ठीक है। अब वाटर का जो है पॉजिटिव पार्ट जो है इसके नेगेटिव को, और इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो Na पॉजिटिव जो है आयन, उसको ऑक्सीजन यानी कि नेगेटिव, वाटर का नेगेटिव पार्ट इस तरह से घेर लेता है, ये इस तरह से, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, और ये क्या है आपका नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, इस तरह से, ये पॉजिटिव, क्लियर। तो ये Na पॉजिटिव जो था उसको किसने सराउंड कर लिया, वाटर ने सराउंड कर लिया, लेकिन उसका कौन सा पार्ट, ऑक्सीजन वाला पार्ट, इस तरह से। अब ये क्या होता है, इस तरह से हमें क्या दिखाई देगा, वाटर वाटर दिखाई देगा, Na जो है हमें नहीं दिखाई देगा, क्लियर। NaCl था तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वाटर में जाता है तो वो डिसोल्व हो जाता है, यानी कि हम सोचते हैं वो गायब हो गया, गायब कहाँ हो गया, वो वहीं पे प्रेजेंट है ना, लेकिन वो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, उन्होंने क्या कर लिया है, Na पॉजिटिव को इस तरह से सराउंड कर लिया है, घेर लिया है, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ वाटर वाटर दिखाई दे रहा है। सिमिलर केस क्लोराइड के आयन के साथ होगा, क्लोराइड आयन है तो कौन घेरेगा भाई, H पॉजिटिव पार्ट, तो H पॉजिटिव, H पॉजिटिव इस तरह से, ठीक है, ये H H H, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ठीक है, ये इसको घेर लेंगे इस तरह से, फिर भी हमें क्या दिखाई देगा, वाटर दिखाई देगा, तो वो कहीं पे जाता नहीं है वाटर, NaCl वहीं पे प्रेजेंट है ना, लेकिन हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, तो हम कहते हैं वो डिजोल्व हो गया, तो वो उसका मतलब यही होता है कि उनको क्या है, वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं, क्लियर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कोई भी चीज़ हमें वो दिखाई देना बंद हो जाती है, वो डिजोल्व क्यों हो जाती है, होती वही है, लेकिन हमें क्या है, सिर्फ सोलवेंट दिखाई देता है इस रीजन की वजह से, क्योंकि वो सोलवेंट उसको क्या है, घेर लेता है, क्लियर। अब देखो ऐसे ही नॉन पोलर में सेम बात होती है, नॉन पोलर के मोलिक्यूल होंगे तो उसको नॉन पोलर वाले मोलिक्यूल्स जो हैं वो सराउंड कर लेंगे इस तरह से, और वो हमें नहीं दिखाई देगा। अब लेकिन ये बात देखो, मैंने बोला लाइक डिजोल्व लाइक है ना, तो लेकिन पोलर है मान लो कोई, ठीक है, ये क्या है, पोलर, अगर मैं इसके अंदर इसको नॉन पोलर के अंदर डाल दूं तो क्या होगा, डिफ तो नॉन पोलर में तो पोल्स तो होंगे नहीं, कोई चार्ज ही नहीं होगा, और पोलर वाले में चार्ज डेवलप हो जाएंगे, तो लेकिन यहाँ पे वो क्या है, कोई अट्रैक्शन तो है ही नहीं इतना, है ना, कि वो उसको क्या कर ले, सराउंड कर ले, ठीक है। तो इस तरह से नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजोल्व होते हैं, और पोलर में पोलर डिजोल्व होते हैं। तो यहाँ पे जो हम वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं डिजोल्यूशन, ठीक है। डिजोल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ solid solute
into solvent. As a result, its concentration increases in solution. This is called dissolution. This is called dissolution. ठीक है, जब हम सोल्यूट को डालते हैं ना सोलवेंट में, तो उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम डिजोल्व कर रहे हैं, उसके अंदर डालते जा रहे हैं सोल्यूट को, तो सोल्यूट की अमाउंट क्या है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो वहां पे जो प्रोसेस है उसके में इससे क्या होगा, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि सोल्यूट जो हम क्या है सोल्यूट डाल रहे हैं ना, उसकी अमाउंट डाल रहे हैं, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज तो होगी ना, क्योंकि कंसंट्रेशन किसकी वजह से होती है, सोल्यूट की वजह से होती है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन एक टर्म आती है यहाँ पर। देखो क्या होता है, वही एग्जांपल लेते हैं, हमने वाटर ले लिया, ठीक है, एक ग्लास वाटर ले लिया भाई, उसके अंदर हमने क्या डिजोल्व कर रहे हैं, हम शुगर, ठीक है, डिजोल्व करते जा रहे हैं। अब देखो एक स्टेज ऐसी आएगी, शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी, तो क्या वो डिजोल्यूशन प्रोसेस स्टॉप हो गई है, ठीक है, तो हम तो ये ऑब्जर्व किया हमने, तो भाई वो तो स्टॉप हो गई है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, डिजोल्यूशन प्रोसेस हो रही होती है, लेकिन क्या होता है वहां पर, देखो सोल्यूट सोलवेंट मिलकर क्या बना रहे हैं भाई, सॉल्यूशन, इस प्रोसेस को हमने बोला डिसोल्यूशन। क्लियर। अब क्या होता है, जब सैचुरेटेड स्टेज आ जाती है, तब क्या होता है, सॉल्यूशन जो है वापस कन्वर्ट होने लग जाता है सोल्यूट और सोलवेंट में, सॉल्यूशन डिसोशिएट हो जाता है फिर से सोल्यूट और सोलवेंट में। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गई, इक्विलिब्रियम स्टेज, ये जो सैचुरेटेड पॉइंट आ गया है आपका, सैचुरेशन पॉइंट, इसको हम इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हैं, कि इक्विलिब्रियम स्टेज आ गई है। वहां पर क्या होता है, जितना हम उसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, ठीक है, सोल्यूट ऐड करेंगे, है ना, उसके अंदर डिजोल्व करेंगे, तो वो क्या है, उतना ही जो सॉल्यूशन पहले बना हुआ है ना, उसमें से सेपरेट आउट हो जाएगा सोल्यूट। ठीक है, तो वहां पे इस प्रोसेस को बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन। वो हमें ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते उसे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही होता है, जितनी आप शुगर ऐड करोगे उतनी वो सॉल्यूशन से शुगर जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगी। क्लियर, तो इसी बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सोल्यूट सोलवेंट मिलकर जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, प्रोसेस होगी डिजोल्यूशन, और जब सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाए सोल्यूट और सोलवेंट, देन प्रोसेस कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पर ऐसा क्या होता है भी, जो ये हम डालेंगे ना सोलिड सोल्यूट, उसके जो पार्टिकल्स हैं, ये सॉल्यूशन के अंदर जो है पार्टिकल हैं, सॉल्यूशन के पार्टिकल, उनसे क्या करेंगे, टकराएंगे, ठीक है, तो और सेपरेट हो जाएंगे। तो ठीक है, ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइजेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम क्रिस्टलाइजेशन को, क्रिस्टलाइजेशन, some solute particles in solution collide with solid solute particles of solution and get separated out of solution, separate out हो जाएगा। This process is called, I think दिख नहीं रहा है, this process called crystallization। ठीक है, नोट कर लेना भाई, इतना दिखाई नहीं दे रहा होगा। अब है ना, एक एक मार्क्स में है ना, कभी पूछ ले, वाइवा में भी पूछ लिया जाता है भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो इनकी डेफिनेशन तो आपको आनी चाहिए ना। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देखो, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर
सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, जिसके अंदर और सोल्यूट ऐड ना कर सके हम, है ना, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, लेकिन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये चेंज कर दोगे तो आप फिर डिजोल्व हो जाएगा, है ना। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे जितने मैक्सिमम अमाउंट जो है, जब वो सोल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर। और अनसैचुरेटेड अगर बोलें तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है अभी, इन विच more solute can be dissolved at a particular temperature and pressure। ठीक है। और डिजोल्व हो सके तो वो अनसैचुरेटेड, डिजोल्व होना बंद हो जाएगा तो सैचुरेटेड। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सोल्यूबिलिटी पे इन टेम्परेचर, प्रेशर, इनका क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड वाला पढ़ रहे हैं ना हम सोल्यूबिलिटी का, तो उस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। देखो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट अकॉर्डिंग टू ली चटरली प्रिंसिपल। ली चटरली प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है ना हमने, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। तो ली चटरली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है हम इसका टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे हमने ले लिया सोल्यूट, ये हो गया सोलवेंट, ये बन गया सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम स्टेज है ना। अब अगर देखो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ भाई, एंडो मतलब होता है वर्ड अंदर, अंदर यानी हीट अंदर जाए, यानी कि यहाँ पर हमें क्या प्लस करें हम, हीट, यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट जब हम डिजोल्व कर रहे हैं तो वहाँ हम हीट दे रहे हैं, तो वो प्रोसेस होगी एंडोथर्मिक। तो इसको हम डेल्टा एच को क्या लिखते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव वैल्यू, है ना, डेल्टा एच की पॉजिटिव वैल्यू आती है ना, क्योंकि ऐड कर रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ये चीज ऐड कर रहे हो आप, इक्विलिब्रियम वाले में पढ़ा था ना आपने, जिस तरफ आप एडिशन करोगे तो वो क्या होगा, ली चटरली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। यानी कि हम यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में कुछ बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हीट है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, हीट है इस तरफ, यानी कि हम दे रहे हैं, हीट देने से ये क्या है, डिजोल्व होती है, सॉल्यूशन बनता है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ तो यानी कि हम क्या बढ़ा रहे हैं, हीट बढ़ा रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन हमें मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी जो इक्विलिब्रियम है इस डायरेक्शन में। ओके क्लियर। अगर यही प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो, एक्सोथर्मिक में आपको पता है, एक्सो मतलब होता है बाहर, यानी बाहर हीट निकलना। ठीक है, क्या होता है, बाहर, यहाँ पर, तो यहाँ पे सोल्यूट, ये हो गया सोलवेंट, ये हो गया सॉल्यूशन, और यहाँ पे हीट आएगी अब यहाँ पर। क्लियर। तो ये हो गया इक्विलिब्रियम। अब ये चीज़ हमने बढ़ाई है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में हमने कुछ बढ़ाया है, तो इक्विलिब्रियम की शिफ्ट होगा रिएक्टेंट साइड में, तो इस तरफ, यानी से ज़्यादा सोल्यूट और सोलवेंट क्या होंगे, सेपरेट होंगे। अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो मोर एंड मोर सोल्यूट एंड सोलवेंट सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन। क्लियर। तो यही है आपका, एंडोथर्मिक होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्यूशन बनता जाएगा, यानी डिसोल्यूशन इंक्रीज होगा व्हेन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्रिस्टलाइजेशन इंक्रीज होगा, डिसोल्यूशन नहीं होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, है ना। क्लियर। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई सोल्यूबिलिटी पे, जब हम सोल्यूट को ऐड करेंगे सोलवेंट के अंदर, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ज़्यादा, नो इफेक्ट।
ठीक है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता इतना प्रेशर का, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड। लिक्विड में अगर हम गैस को डिसोल्व कर रहे हैं, गैस सोल्यूट हो गया, लिक्विड क्या हो गया आपका सोलवेंट, ठीक है। तो वहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर का। देखो हमने कोल्ड ड्रिंक्स देखी है ना, उसमें क्या होता है, लिक्विड होता है, उसके अंदर हमने क्या डिसोल्व करते हैं, CO2 है ना, यानी कि गैस। अब यहाँ पर जो है किस, आप देखोगे जब कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को ओपन किया जाता है तो एकदम बाहर गैस निकल के आती है ना। तो यहाँ जो CO2 जो भी है गैस है, हमने इसके अंदर डिसोल्व की थी, तो उसके ऊपर हमने क्या किया था, प्रेशर अप्लाई किया था, जिससे वो क्या है उसके अंदर डिसोल्व हो गई थी, ठीक है। जैसे ही हमने ढक्कन हटाया यानी प्रेशर इसका रिलीज कर दिया, प्रेशर रिलीज किया तो CO2 बाहर आ गई, यानी कि जो है डिसोल्यूशन था वो क्या हो गया आपका इन्वर्स हो गया, यानी कि बाहर निकल गई ना CO2, सेपरेट आउट हो गया सोल्यूट और सोलवेंट, है ना। तो यहाँ पर प्रेशर का क्या इफेक्ट हो रहा है अभी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, सोल्युबिलिटी जो है ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करेंगे जितना उतनी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि आप कोई भी लिक्विड लो उस पर गैस डालो, गैस के मोलिक्यूल पे प्रेशर डालोगे तो वो क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे इसके, ठीक है, और वो क्या होंगे डिसोल्व होंगे। तो जितनी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी गैस इसके लिक्विड के अंदर जाती जाएगी, क्योंकि जो गैस है, गैस के मोलिक्यूल्स क्या है दूर दूर होते हैं ना, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पास पास में आ जाएंगे और इनके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बाय अप्लाइंग द प्रेशर। और इसी को हेनरी लॉ ने जो है, हेनरी ने एक लॉ दिया था, हेनरी लॉ, और किस तरह से उसको डिफाइन किया है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस को इन लिक्विड कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो हेनरी लॉ क्या कहता है, मास ऑफ गैस डिसोल्व पर यूनिट वॉल्यूम of a solvent is directly proportional to the pressure of gas in equilibrium। कितनी वो गैस डिसोल्व होगी किसी पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, तो वो किस पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली जो है प्रेशर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और m इज इक्वल टू KHP, वेयर KH इज हेनरी कांस्टेंट, ठीक है, ये है हेनरी कांस्टेंट। तो ये था आपका हेनरी लॉ। ये कहते हैं कि कितनी गैस जो है वो एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिसोल्व होगी, वो डायरेक्टली गैस के प्रेशर पे डिपेंड करेगा, कितना हम प्रेशर वहां पे अप्लाई कर रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा। क्लियर। नाउ क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी हेनरी लॉ की, कहाँ पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल होता है, कि क्या बेनिफिट होते हैं उसके, तो वो हैं, देखो जब हम सॉफ्ट, अभी हमने किया जैसे कि एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल्स होती हैं उनमें क्या हमने प्रेशर अप्लाई किया था तो उनमें CO2 क्या है डिसोल्व हो जाती है, ठीक है। वैसे तो सोल्युबिलिटी जो है CO2 की वाटर के अंदर बहुत कम होती है, लेकिन वहां पे क्या हो गया, हमने प्रेशर अप्लाई किया तो वो उसमें क्या होगी डिसोल्व होगी, जैसे ही प्रेशर हटाएंगे तो वो क्या हो जाएगी निकल जाती है। क्लियर। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर CO2 को अगर हमने डिसोल्व करना है तो वहां हमने क्या अप्लाई किया, हेनरी लॉ, ज़्यादा से ज़्यादा हमने उसमें प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन है divers must cope with high concentrations of dissolved gases while breathing air at high pressure under water। देखो अंडर वाटर जब नीचे जितनी ज़्यादा गहराई में जाएंगे ना नीचे नीचे, तो वहाँ पर क्या है प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन भी जो है डिसोल्व गैसेस की वो क्या होगी हाई होगी।
तो उसकी वजह से मतलब डिजोल्यूशन हाई है वहां पर, जो गैसेस है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व हैं इस यहाँ पर, किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से। तो उसको क्या करना है, डाइवर को भी सांस लेने के लिए एयर तो चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए, है ना। तो वो डिजोल्व गैसेस से लेता है जब वाटर के अंदर होता है, लेकिन जितनी गहराई में जाता जाएगा वहाँ पर ये डिजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा है, यानी कि यहाँ क्यों, किस वजह से, प्रेशर की वजह से। तो यहाँ उनको वो गैस मिल नहीं पाती, क्योंकि गैस सेपरेट आउट नहीं होगी, डिजोल्यूशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होती है। क्लियर। तो ऊपर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, तो जो एयर है वो कम डिजोल्व होती है, तो वो सांस आसानी से ले सकता है डाइवर। लेकिन जैसे ही गहराई में जाएगा, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से डिजोल्व जो गैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व फॉर्म में रहेंगी, ठीक है, तो उनको दिक्कत होती है, ठीक है। Number 3, at high altitude the partial pressure of oxygen is less than that of ground level and this leads to low concentration of oxygen in blood। क्या होता है, जैसे हम जैसे ऊपर जाते जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो हम ऐसे कहते हैं सांस लेने में भी दिक्कत आती है भी, है ना। तो वो किस वजह से होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऊंचाई पे वहां पर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे एयर वगैरह जो है उनकी कंसंट्रेशन है कम होती जाती है ना, गैसेस की, तो वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर अगर कम होगा तो आपको पता है डिजोल्यूशन प्रोसेस क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी, है ना। तो हमारे क्या होता है, ऑक्सीजन हम जब लेते हैं तो वो क्या है, ब्लड में डिजोल्व होती है और फिर क्या है, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में जाती हैं, ठीक है। अब हम प्रेशर कम हो गया तो वो डिजोल्व कम होगी ब्लड में, ठीक है, डिजोल्व कम होगी तो बॉडी में के डिफरेंट पार्ट्स में कम पहुंच पाएगी, है ना। तो इसकी वजह से हमें क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होने की वजह से कंसंट्रेशन जो है ऑक्सीजन की ब्लड में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत आती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या इफेक्ट पड़ेगा अभी सोल्यूबिलिटी पे, जब हमको गैस को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करते हैं, वो देख रहे हैं ना उसी में। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आप है ना, कोई डेली यूज में कोई एग्जाम्पल आ रहा है, उनको मतलब रिलेट करके देखो आपस में, खुद अपना माइंड लगा के देखो वहां पर, रटने नहीं है हमने, क्योंकि रटने से हम कोई चीज़ है भूल जाते हैं, ठीक है। कि आपने ये रट लिया कि इफेक्ट टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो डिक्रीज हो जाएगी, ऐसे रटोगे तो भूल ही जाओगे। उसको क्या कर लो, समझ लो, एक बार समझ लिया, कभी भी पूछ लो याद रहेगा, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो इसको हम लेते हैं, देखो समझो, ये हमने क्या ले लिया भाई, लिक्विड ले लिया, ठीक है। ऐसे ही खुद है ना, जब पढ़ो ना इसको रिवाइज करो तो अपना क्या करो, एक पेन ले लो, नोटबुक ले लो साथ में, और उस पर डायग्राम बनाते जाओ, ये ऐसे हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, फिर ये निकल रही है, इस तरह से बनाकर देखो। इससे क्या होगा, माइंड में ना पिक्चर्स बन जाती हैं, और वो है ना लॉन्ग टर्म्स तक याद करने के लिए हमें बहुत फ़ायदा करती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से याद किया करो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लिक्विड ले लिया, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर गैस डिजोल्व करें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड चेक कर रहे हैं, ठीक है। मैंने की गैस डिजोल्व, ठीक है। आपको पता है जब हम प्रेशर अप्लाई करें तो गैस ज़्यादा से ज़्यादा डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि हमने क्या किया, ऊपर से प्रेशर डाल दिया, ऐसे दबाव डाल दिया भाई इसके ऊपर, तो ये अंदर चली जाएगी, है ना। तो वो चीज़ हमने देख ली। अब हमने देखना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। अब इसके अंदर क्या है, गैस डिजोल्व है। अब मैं क्या कर रही हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ, यानी हीट दे रही हूँ एक तरह से। क्या कर दिया मैंने, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, यानी हीट दे दिया। अब मैं इसको हीट दूंगी, एक बात सुन, हीट देने से क्या होता है, मोलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं, हमने पढ़ा था ना। देखो कोई चीज़ सॉलिड है क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, लिक्विड है सेपरेट होते हैं थोड़े थोड़े, गैस है तो और दूर दूर होंगे, है ना। अब अगर मुझे एनर्जी दूंगी, थर्मल एनर्जी का भी पढ़ाया था मैंने आपको, कि थर्मल एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है उतने मोलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, है ना, उनमें मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो वो गैसियस स्टेट एक्वायर कर लेता है। कम होती है लिक्विड, बहुत ही कम होती है, नेग्लेजिबल होती है, तो वो सॉलिड स्टेट एक्वायर कर लेते हैं ना। वही चीज़ें अप्लाई करनी है, एक दूसरे से रिलेट करते जाओ बस। देखो अब मैंने क्या किया, हीट दे दी, हीट दे दी तो भाई मैंने एनर्जी दे दी, एनर्जी दे दी, इनके अंदर एनर्जी आ गई, तो क्या करेंगे भाई, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, सेपरेट होंगे एक दूसरे से। तो गैस के मोलिक्यूल जो यहाँ पर थे इसके अंदर प्रेजेंट थे, उनमें पहले ही एनर्जी ज़्यादा होती है ना, और हमने उसको क्या कर दिया, हीट दे दी, टेम्परेचर दे दिया, तो गैस क्या हो जाएगी, बाहर नहीं चले जाएंगे मोलिक्यूल्स, है ना। गैस के मोलिक्यूल क्या हो गए, बाहर चले गए। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से गैस बाहर चलेगी, इसका मतलब डिसोल्यूशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, है ना। हो गया क्लियर। तो यही बात है कि टेम्परेचर इंक्रीज की, डिसोल्यूशन डिक्रीज हो गया। अब मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर दूं, कम कर दूं,
तो ऑब्वियस सी बात है इनकी एनर्जी कम होगी तो बेचारे शांत से बैठे रहेंगे, पड़े रहेंगे इनके अंदर, है ना, यानी डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा, तो ये इफेक्ट होगा टेम्परेचर का। तो हम लिखेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज हो जाएगी। रटना नहीं है, फिर से कह रही हूँ, ठीक है, ये लाइन रट नहीं लेनी है तुमने, आपको कुछ याद ही नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट समझ लो बस, ठीक है। क्या लाइन लिखनी है वो अपने आप माइंड में आ जाएगी जब अगर आपको ये क्लियर होगा ना कॉन्सेप्ट की मैंने ऐसे करना है। देखो मैंने इंक्रीज किया, गैस बाहर निकल गई, डिसोल्यूशन डिक्रीज हो गया, यानी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो गई, यानी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। बस फिर वो क्या है, लाइंस अपनी लैंग्वेज में लिख दो भाई, ठीक है। अब करेंगे हम लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। हमने सॉलिड इन लिक्विड कर लिया, ठीक है, गैस इन लिक्विड कर लिया। अब लिक्विड इन लिक्विड में हम देखते हैं, तो उसको बोलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड ही आपका सोल्यूट है और लिक्विड ही क्या है आपका सोलवेंट है। देखो 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, 3 टाइप्स लिक्विड इन लिक्विड टाइप्स में। नंबर 1 मिसिबल, नंबर 2 इमिसिबल, नंबर 3 पार्शियल मिसिबल, ठीक है। अब मिसिबल नाम से इंडिकेट है मिस हो जाए, जिसका मिक्स हो जाए आपस में, ठीक है। तो लिक्विड जब हम एक लिक्विड के अंदर डाल रहे हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से मिक्स हो जाए तो वो मिसिबल हो गई। जैसे आप दूध में पानी मिला देते हो, है ना, आप तो नहीं मिलाते, चलो दूधिया मिला देता है आपका, तो वो कहाँ क्या हो गया, वहां पे मिसिबल हो गया, है ना। किस टाइप का सोल्यूशन हो गया, मिसिबल। इमिसिबल, ऑयल डाल दो वाटर के अंदर, क्या मिक्स हो जाएगा, नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये पोलर है ना, तो ये मिक्स नहीं होता। ये किस टाइप का हो गया, इमिसिबल। पार्शियल मिसिबल, जैसे कि आप एग्जांपल लो ईथर का। ईथर जो है वो क्या है, समवट कुछ अमाउंट में है, वो है डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, लेकिन पूरा अच्छी तरह से भी डिजोल्व नहीं होता, यानी कुछ हद तक डिजोल्व हो जाए, वो क्या होंगे, पार्शियली मिसिबल। क्लियर। तो लिक्विड इन लिक्विड टाइप के जो सॉल्यूशन है वो 3 टाइप्स के हो गए, मिसिबल, इमिसिबल और पार्शियल मिसिबल, ठीक है। नाउ एक वर्ड आता है यहाँ पे, वेपर प्रेशर, बहुत ही मैटर करता है वेपर प्रेशर। देखते हैं क्या होता है। देखो हर एक लिक्विड जो होता है ना, कहीं पे भी लिक्विड प्रेजेंट है तो उसके जो अपर सरफेस होता है ना यहाँ पर, वहां पर उसकी कुछ वेपर्स प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है, वेपर्स। किसकी, इसी लिक्विड की वेपर होती है वो, ठीक है। और वो क्या है, गैसेस होगी, वेपर मतलब गैसेस। और गैस की आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि गैस जो है एक्सर्ट ए प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, है ना, मैंने करवाया भी था, अगर नहीं किया तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करवाया है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे। कहाँ पर डालेंगे भाई, वो कंटेनर की वॉल, यानी कि अब तो यहाँ पर ये वॉल ही है एक तरह से, लिक्विड का जो अपर सरफेस है इस पर डालेंगे, है ना, साइड में डाल देंगे, यहाँ पर ऊपर जो कुछ है ही नहीं जिस पर प्रेशर डालें, तो ये क्या डालेंगे, इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो इसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। क्लियर। हर एक लिक्विड जो होता है उसके सरफेस के ऊपर उसकी वेपर प्रेजेंट होती है जो इक्विलिब्रियम में होती है। इक्विलिब्रियम में होती है, इसका क्या मतलब हुआ, अभी इसको समझो। क्या होता है, ये जो लिक्विड वेपर्स है ना, ये नहीं कि हमेशा यही जो एक मोलिक्यूल मैंने इसको फिक्स कर दिया, मतलब ये ए मोलिक्यूल है, इसको मैंने नाम दे दिया, है ना, ये नहीं कि हर टाइम ये यहीं रहेगा, नहीं, ये लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा, फिर लिक्विड के जो है वो किस में आ जाएंगे, वेपर फॉर्म में, यानी इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम चलता रहता है, ठीक है। लिक्विड जो सरफेस के मोलिक्यूल हैं वो क्या है, वेपर में कन्वर्ट होते रहेंगे, और जो वेपर्स है वो क्या है, इस सरफेस पे जाके लिक्विड में कन्वर्ट होती जाएगी, तो यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेज होती है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम स्टेज में जब वेपर्स होती हैं लिक्विड की, वो क्या करती हैं, एक प्रेशर डालती है, किसके ऊपर, सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस के ऊपर, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब देखो
कितना वेपर प्रेशर होगा वो और कैसा होगा, तो ये है ना लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर मान लो जो लिक्विड हमने लिया इसके अंदर वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वीक इंट्रैक्शन है ये बोल दो चाहिए, इसके मॉलिक्यूल्स जो है ना वाटर के, जैसे वाटर क्या कोई भी सॉल्वेंट है लिक्विड है उसके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में वीक इंट्रैक्शन होगी, जितना ज़्यादा उनकी इंट्रैक्शन क्या होगी वीक होगी, उतने क्या वो इजीली सेपरेट हो जाएंगे और किस में चले जाएंगे गैस मॉलिक्यूल्स में। गैस में मॉलिक्यूल्स में जाएंगे तो क्या बनाएंगे वेपर्स बनाएंगे, तो वो क्या डालेंगी वेपर प्रेशर डालेंगी, है ना। तो जितनी वीक इंट्रैक्शन होगी उतने वो सेपरेट होंगे किसमें वेपर्स में चले जाएंगे, वेपर्स क्या करेंगी प्रेशर डालेगी, उतना ही वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा एक हम बोलते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं जिनके अंदर वीक इंट्रैक्शन होती है, किनमें मॉलिक्यूल्स में वीक मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होती है, वो होते हैं वोलेटाइल। क्या होगा कि यहाँ पर जब वीक इनके अंदर वीक इंट्रैक्शन होगी तो क्या है वेपर्स में ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट होंगे, तो इजीली जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जैसे ही हमने उसका क्या किया खुला छोड़ दिया मान लो से, तो वो उससे सारा का सारा उड़ जाता है। देखा होगा ना आपने, जैसे नेल पेंट रिमूवर होता है ना, एक आपका इथर होता है, तो ये क्या होते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। इनको आप बोतल को ओपन रख दोगे ना तो ये अपने आप ही गायब हो जाएंगे। पेट्रोल है आप थोड़ा खुला छोड़ दो है ना डल जाता है उड़ जाता है ना, तो ये क्या है वोलेटाइल। इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके पार्टिकल्स में वो बहुत ही वीक होता है, इसलिए इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर। नॉन वोलेटाइल जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जितना वीक इंट्रैक्शन उतनी ज़्यादा वेपर्स, जितनी वेपर ज़्यादा उतना वेपर प्रेशर ज़्यादा। क्लियर। और फिर है टेम्परेचर। टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट होगा भाई, देखो वेपर प्रेशर हमें जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे भाई, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा वेपर्स ज़्यादा बनेंगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है भी वेपर ज़्यादा बनेंगी, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। और जितनी वेपर ज़्यादा बढ़ेंगी उतना वेपर प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा, बस। तो वेपर प्रेशर जो है इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा। और वोलेटाइल सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा क्या हो जाते हैं वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्लियर। नाउ राउल्ट्स ने जो है इसके बारे में बताया कि वोलेटाइल जो लिक्विड है उस पर प्रेशर का किस तरह से इफेक्ट होगा, तो उसे कहते हैं राउल्ट्स लॉ, ठीक है, वो करते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to its mole fraction present in solution। कोई भी कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा सॉल्यूशन में, वो डिपेंड करेगा उसके मोल फ्रैक्शन पे। मान लो एक कंपोनेंट है P1, तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करेगा डायरेक्टली उसके मोल फ्रैक्शन पे। यानी कि मान लो P1 है, पार्शियल प्रेशर है किसका कंपोनेंट 1 का, तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, ठीक है, x1। यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P नोट x। यहाँ पर P नोट क्या है भी प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट के अंदर इन प्योर स्टेट पार्शियल प्रेशर, उसका कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर प्योर स्टेट में क्या होगा वो P नोट है, और P क्या है पार्शियल प्रेशर जब वो सॉल्यूशन के अंदर होता है, ठीक है। अब देखो राउट्स लॉ जो है उन सॉल्यूशन के लिए जिनके अंदर वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं क्या होगा, देखो कंसीडर करते हैं हम, लेट अस कंसीडर
देयर आर टू कंपोनेंट 1 and 2, दो कंपोनेंट है 1 and 2 इन विच कंपोनेंट 1 and 2 वोलेटाइल लिखो यहाँ पे, क्योंकि हम वोलेटाइल की बात करें ना। टू वोलेटाइल कंपोनेंट 1 and 2, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ जो कंपोनेंट 1 है उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा P1, वो क्या होगा भी P1 नोट x1 के इक्वल होगा, है ना। पार्शियल वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू में मोल फ्रैक्शन। और सेकंड कंपोनेंट का क्या होगा P2, वो क्या होगा भी P2 नोट इनटू में x2। क्लियर। अब देखो अगर सॉल्यूशन की बात करें तो PS उसमें दो कंपोनेंट है P1 और P2, इन दोनों की वजह से जो प्रेशर होगा वही क्या है सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। तो P1 प्लस P2 लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। और P1 P2 को क्या लिख सकते हैं भाई, P1 की जगह मैं P1 नोट प्लस इंटू x1 प्लस P2 नोट इंटू में x2 लिख सकती हूँ, है ना। अब देखो x1 जो है उसकी जगह क्या मैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है ना। मोल कॉन्सेप्ट जो है मोल फ्रैक्शन में हमने क्या किया था कि मोल फ्रैक्शन में जो है कंपोनेंट का सम हमेशा क्या हो जाएगा, जितने भी कंपोनेंट होगा उनके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा यूनिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टू कंपोनेंट है 1 और 2, है ना, तो उनका मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा यूनिटी होगा। तो मैं x1 को क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस x2 लिख सकती हूँ क्या नहीं, है ना। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूँ P1 नोट 1 माइनस x2 प्लस P2 नोट x2। क्लियर इतना। अभी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया अभी P1 नोट 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस P1 नोट x2 आ गया। ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे, एक मिनट। इसको हमने क्या किया है इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ लिख रही हूँ मैं भी। तो यहाँ लिख दिया मैंने PS इज इक्वल टू P1 नोट माइनस P1 नोट x2। क्लियर, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस में हमारे पास था P नोट 2 x2, ये थी इक्वेशन। अब देखो x2 इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो P1 नोट तो यही है, इसमें से क्या मैंने x2 कॉमन निकाल लिया बाहर, ठीक है। अब x2 निकाल लिया तो यहाँ पर माइनस x2 निकाला है मैंने, तो ये तो किसका बन गया प्लस का बन गया, यानी कि यहाँ पर मैं लिख दूंगी P1 नोट प्लस, अब मैंने ये वाला माइनस का निकाला है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस P2 नोट x2। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। और अगर मैं इसको प्लस में करूँगी तो P1 नोट प्लस अगर मैं करती हूँ तो x2, ओ सॉरी x2 तो हमने बाहर निकाला था ना। अगर मैं इसको प्लस का कर देती हूँ तो यहाँ पर क्या आ गया भैया आपका, इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे P2 नोट माइनस P1 नोट। तो PS इज इक्वल टू P1 नोट प्लस x2 P2 नोट माइनस P2 नोट 1। ये आ गया उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जिसमें टू कंपोनेंट है P1 और P2। क्लियर। ये तो हो गया वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन वोलेटाइल में कि वहां पर क्या होगा। अब देखो नॉन वोलेटाइल अगर सोल्यूट हमने ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे उसका तो वेपर प्रेशर होगा नहीं सोल्यूट का, है ना। तो किसकी वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, सोलवेंट की, है ना। सिर्फ सोलवेंट का वेपर प्रेशर होगा, वही हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोल देंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है, वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा ही नहीं, तो वेपर प्रेशर कहाँ बनाएगा। तो भाई क्या होगा, द वेपर प्रेशर of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solvent। क्या भाई सही बात है ना। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली किसके
प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, ठीक है। जो हम 1 2 कुछ भी लेंगे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अभी फिलहाल सोलवेंट, ठीक है। तो पी एस इज इक्वल टू पी नोट ऑफ सोलवेंट इनटू में एक्स ऑफ सोलवेंट, ठीक है। तो ये तो हमारा नॉन वोलेटाइल का हो गया, है ना। वोलेटाइल में जितने भी कंपोनेंट होंगे उनका सबका ले लेंगे, और नॉन वोलेटाइल होगा तो हम सिर्फ किसका लेंगे, सोलवेंट का लेंगे। तो जितने भी कंपोनेंट हो उसके अकॉर्डिंग हम इसका राउट्स लॉ अप्लाई करके उनको प्लस कर दो उनके वेपर प्रेशर को, तो वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे जो न्यूमेरिकल है ना वो हम 1 या 2 वीडियोस में बाद में कर लेंगे यूनिट कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। बीच में नहीं कर रहे हैं हम। ओके, थैंक यू वेरी मच।